सहेली। सखी सहेली। कार्यक्रम सखी सहेली में सभी सखियों, श्रोताओं और सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूँ मैं नेहा शर्मा। और प्यारी बुआ का भी नमस्कार। सभी बिटिया, बहुरिया और सब बेटे बच्चों सभी को आशीर्वाद और ढेर सारा प्यार और नमस्कार। नमस्कार प्यारी बुआ, आपको हमारा भी। और आप क्या लेके आई हैं हमारे लिए आज? तो अब आप आई हैं तो हमें लगता है कि कुछ तो लाई होंगी हमारे लिए खाने। केवल तुम्हारे लिए क्यों भाई, इतने तमाम ढेर सारे हमारे श्रोता बैठे हैं, उनके लिए सब लेकर आए हैं। क्योंकि भाई पहले भरोसा रखो हमारे ऊपर, मिल जाएगा कुछ ना कुछ। भरोसा तो हम रखते हैं, लेकिन आप हम पर कितना भरोसा रखती हैं ये हमें नहीं पता। ये आज हम पता करेंगे। इसके लिए तुम्हें भरोसेमंद बनना पड़ेगा। तो भाई जब भरोसेमंद आप होंगे तभी आप भरोसा कर पाएंगे, या यूं कहें कि भरोसा करना और भरोसेमंद बनना कैसे और कितना जरूरी है, थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इस पर। जी बिल्कुल। और इसी बहाने शायद हमें कुछ मिल जाए जो बुआ हमारे लिए लेकर आई हैं। और साथ ही हम आज बात करने वाले, आज हम घूमने जाने वाले हैं डलहौजी। जी हाँ, ये तो वर्ड फेमस है कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो बस यहीं पर है, यहीं पर है ना। अमी अस्तो कहा गया है कश्मीर के लिए, और वहीं पर है डलहौजी। तो कहीं और तो नहीं है, हिमाचल के पास ही है, तो हिमाचल से आगे। जी हाँ, तो यानी कि हिमालय की तराई में है डलहौजी। जी। और सखी विशेष के तौर पर हम आज बात करने वाले हैं MS सुब्बुलक्ष्मी की। और राष्ट्रीय किसान दिवस तो आज है ही। राष्ट्रीय किसान दिवस की सभी किसान भाइयों को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। क्योंकि भाई किस तरह से एकदम अनुकूल परिस्थिति न हो तो भी डटे रहते हैं एक फौजी की तरह, है ना। तो इस तरह से जब वो डटे रहते हैं, और हमारे एक साथी ने भी उनके बारे में बहुत अच्छी बात लिख भेजी। अगर आप बोलेंगे बुआ जी तो हम पढ़ देते। बोल दो, डरो मत, बोल दो। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि जब किसान की बात होती है तो एक नारा जरूर याद रहता है हम सबको, और वो है जय जवान जय किसान। और इसका मतलब है जिस तरह से हमारे आर्मी वाले हर मुश्किल में ऑल टाइम अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे किसान भाई भी हर समय हर मौसम में खेती करते हैं। अपने आप में ये गर्व की बात है। और हमारे देश के किसानों को, या शायद इसलिए कहा जाता है, किसान कहने के बजाय वो कह रहे हैं कि इसलिए किसानों को हम अन्नदाता भी कहते हैं। जी हाँ भाई, चूंकि इन्होंने रोमन में लिखा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। जी। लेकिन बात आपकी बिल्कुल सही है कि अन्नदाता कहे जाते हैं। ये तो हमारे पूरे देश में सब लोग इस बात का सम्मान करता है। और किसान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं लिखते हुए हमारे साथी लिखते हैं कि किसानों को भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और देश में किसानों के महत्व और देश में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। मेरा ननिहाल गांव में है, अतः ग्रामीण परिवेश को बचपन से देखा है। गांवों में दिन में बिजली नहीं आती, और रात को जब आती है तब सभी खेतों में फसलों को रात रात भर जागकर पानी हम लोग पिलाते हैं। कड़ी मेहनत से फल उपजाने वाले कृषकों का देश के समग्र विकास में अतुलनीय योगदान है। इसलिए हमारा देश अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर है। बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। और राष्ट्रीय किसान दिवस आज हम मना रहे बुआ जी, तो हम चाहते हैं कि हम बता दें कि क्यों मनाया जाता है ये दिवस आज। जरूर। क्योंकि आज के दिन यानी 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती है, और उसी के उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है हर साल। 2001 से इसकी शुरुआत हुई है मनाने की। और क्योंकि ये तो भाई 2001 से शुरुआत हुई है, लेकिन जो तुमने बताया कि 1979 से 80 के बीच भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी, और भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान में और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये विवरण जो है हमारे एक सखी ने लिखकर भेजा है, और ये बिटिया रानी ने बताया 2001 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है, यानी नेहा रानी ने। तो इस तरह से हमने मिला जुला कर ये बात तो कर ली कि किसानों का महत्व कितना है। बात क्या करना है, एक और संदेश भी आया है। एक और संदेश भी आया है, वो भी हम बताते हैं। वो कह रहे हैं कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, और इस धरती पर किसान ही भगवान है। अगर किसान अनाज न उपजाते तो ये धरती भूखी रह जाती। ऐसे में जीवन देने वाला अन्नदाता ही आज का भगवान माना गया है। जिस कड़ी मेहनत से, लगन से और उत्साह से किसान अनाज उत्पन्न करता है, उसे व्यर्थ न गंवाएं।
हमें उस अनाज की कद्र भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि उस अनाज को हम जूठन के रूप में बचा देते हैं और इस तरह से उसका अनादर करते हैं। और वो कह रहे हैं कि अतः हमें किसान की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। वो खेत में वो बता रहे हैं कि भई हर इंसान, हर बंदे में अगर भगवान खोजना है तो वो किसान के अंदर हम अपने भगवान को खोज सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने कही। और यही तो हम कह रहे हैं कि हमारी एक सखी और बहुत अच्छा लिख रही हैं। ये लिखती हैं कि विशेष रूप से अपने किसान भाई बहनों को शुभकामनाएं और बधाई। मुझे भी हर्ष हो रहा है बताते हुए कि मैं एक किसान की बेटी, एक किसान की पुत्र वधू हूँ। रात दिन की कड़ी तपस्या से अन्न की प्राप्ति होती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो पूरे विश्व का भरण पोषण कर रहा है उसकी स्थिति भी थोड़ी शोचनीय है। बात आपकी सही है, लेकिन हम सब सम्मान करते हैं और आप हमारा पेट भरते हैं, केवल धरती का नहीं हमारा भी पेट भरते हैं, और इसका कोई भी विकल्प नहीं है अनाज का, कह सकते हैं ना। और जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हम जो भी खाते हैं, अनाज खाते हैं, फल खाते हैं, वो सारी चीजें अगर किसान ना हो तो हम तक पहुंचे ही ना। बिल्कुल लगातार तो ना ही पहुंचे, क्योंकि प्रकृति तो यूं हमें सब देती है, लेकिन प्रकृति को किस तरह से उसे संभाल कर चलना है, किस तरह से उनके संसाधनों का उपयोग करना है। जो जलवायु या प्रकृति के से सबसे ज्यादा जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो किसान ही हैं। जी हाँ, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना बुआ जी? बहुत अच्छी बात तो है, अनाज उपजाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जिस तरह से व्यर्थ करते हैं उसके बारे में हमें बार बार सोचना पड़ेगा। और जब भी हम एक बार भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अन्न खा रहे हैं, तो हमें एक बार सोचना होगा कि हमारे कौन से भाई जो हैं वो, जैसे आर्मी मैन जैसे लिखा ना हमारे एक साथी ने, वैसे ही एक फौज के सिपाही की तरह अन्न उपजाते हैं, रात भर जगते हैं। तो हम उन्हें याद करते हुए कुछ गीत वीत सुनवा दो। गीत सुनवाते हैं अभी। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। आपास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छूले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के।
आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने। हल चले एक हाथ में, एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के, मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के। तो बुआ जी कई बार हम भी ऐसे ही पुकार पुकार के आपको बुलाते हैं, फिर जाके हमारी मुलाकात होती है, फिर हम बात कर पाते हैं, तो घूमने का हमारा प्लान बनता है पर हम कहीं जाते ही नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि तुम इतने प्यार से पुकारती हो, तो हम इसीलिए तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। अब हम तुमसे पहले पूछेंगे कि बिटिया रानी तुम घूमने पहले चलोगी हिमाचल डलहौजी, कि हम लोग सखी विशेष की बात करेंगे। अब भाई आज देखो श्रोताओं हम बता दें, आज नेहा बिटिया जो कहेंगी वही मानेंगे, क्योंकि ये बहुत हमसे प्यार करती हैं, मार पुकार पुकार के आवाज देती हैं। तो आज हम भी पूछ लेते हैं, बताओ। तो अभी क्योंकि हमारी तैयारी घूमने की हुई नहीं है, बैग पैक हुए नहीं है, तो हम पहले सखी विशेष की बात कर लेते हैं, फिर जब हम गीत सुनवाएंगे तब हम जल्दी से अपना बैग भी पैक कर लेंगे। ये वर्ड फेमस है, नेहा बिटिया है बहुत समझदार। चलो भाई चलते हैं गायन के क्षेत्र में। और ये एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ हम कई महिलाओं को अभी पाते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब यहाँ पुरुषों का एकाधिकार हुआ करता था। और ये वही दौर था जब कर्नाटक संगीत में एक ऐसी सधी हुई आवाज गूंजी जो लोगों को अपने बस में करती गई। उस आवाज ने भाषाओं का भेद मिटा दिया और सभी को समान रूप से अपने मोह में बांध चली। और ये आवाज थी मदुरै षणमुख वडिवु सुब्बुलक्ष्मी की, जिन्हें हम आज MS सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जानते हैं। क्या बात है, ये तो वर्ड फेमस है भाई। इनकी गायकी, इनका जो स्वर का सद्भाव है, वो सब बिल्कुल क्या कहना चाहिए। 16 सितंबर को 1916 में आपका जन्म हुआ तमिलनाडु के मदुरई में, और आपका जन्म एक मंदिर में हुआ। आप देवकन्या कही जाती थी। उस दौरान उनका नाम कुंजम्मा था और उन्होंने आरंभिक गायन भक्ति संगीत के रूप में अपनी माता से सीखा। और जब सिर्फ 8 वर्ष की थी, नेहा सुन लो तुम, तभी उन्होंने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। पिता सुब्रमण्य अय्यर और माँ षणमुख वादेवर अम्मल की आंखों का तारा सुब्बुलक्ष्मी बचपन से ही संगीत से जुड़ गई थी। और उनका पहला भक्ति संगीत एल्बम जब आया तो उनकी उम्र सिर्फ 10 वर्ष की थी। उनकी मातृभाषा कन्नड़ थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कई भाषाओं में गायन किया और अपना नाम कमाया। कर्नाटक संगीत की शिक्षा उन्होंने ली सिम्मानगुड़ी श्रीनिवासन अय्यर से, तो हिंदुस्तानी संगीत के गुरु रहे पंडित नारायण राव। जब वो 10 वर्ष की थी तो मद्रास संगीत अकादमी वो आ गई, और ये वो दौर था जब पुरुषों का दबदबा था, लेकिन सुब्बुलक्ष्मी जी ने एक नई परंपरा की शुरुआत की और उनके बाद कई महिलाएं संगीत के क्षेत्र में बेझिझक आने लगी। क्या बात है, यानी कि उन्होंने एक मार्ग प्रशस्त कर दिया सब बहनों के लिए। वैसे ये भारतीय स्वतंत्रता का दौर भी था और इस समय स्वतंत्रता आंदोलन भी बहुत जोरों पर था। सुब्बुलक्ष्मी का मानना था कि कला से पैसे नहीं कमाना चाहिए, तो जो भी धन उन्हें कार्यक्रमों में मिला करता नेहा, उन्हें वो स्वतंत्रता आंदोलन में लगा दिया करती थी। और उनके पति सदाशिवम भी एक राष्ट्रभक्त थे और स्वतंत्रता आंदोलनों में महात्मा गांधी के साथ जुड़े हुए थे। अपनी पत्नी का सदाशिवम हमेशा प्रोत्साहन और मार्गदर्शन करते थे। वे सुब्बुलक्ष्मी को हमेशा आगे बढ़ाने में तत्पर हुआ करते थे। बिल्कुल बुआ जी, और उनके पति सदाशिवम हमेशा उनकी ख्याति बढ़ाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने उनके लिए कई गायन सभाओं का भी आयोजन किया और इससे उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद भी मिली। वैसे सुब्बुलक्ष्मी जी ने कई फिल्मों में भी काम किया है, जिसमें 1945 में आई फिल्म मीरा का नाम अग्रणी है। और इस फिल्म में उन्होंने मुख्य किरदार तो निभाया ही था, साथ ही सारे गीत भी उन्हीं की आवाज में हैं। और कुछ अन्य फिल्मों में भी उन्होंने काम किया, जैसे सेवा सदनम, सावित्री
और तमिल फिल्म मीरा थी जो इसी फिल्म के दौरान बनी साथ ही साथ, और ये उन्होंने काम किया। लेकिन फिर उन्होंने एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अभिनय को छोड़ दिया और उन्हें गायन में पूरी तरह से वो रम गई। तो भाई यूं ही तपस्विनी नहीं कही गई। अब हम बता दें नेहा कि किस तरह से आम जनता को तो उनकी आवाज बहुत पसंद थी, कायल थी पूरी जनता, लेकिन वहीं बहुत विख्यात व्यक्ति भी उनकी कला के मुरीद थे, जो हमने जैसे तपस्विनी कहा। लता मंगेशकर उन्हें तपस्विनी की कहती थी है, और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने उन्हें सुस्वर लक्ष्मी का नाम दिया जी। और विदुषी किशोरी अमोनकर ने उन्हें संगीत का 8वां सुर कहा। और एक किस्सा सुना दे। सुनाइए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक मौके पर MS सुब्बलक्ष्मी से ये कहा था कि अगर वो कोई भजन गाने के बजाय सिर्फ शब्दों को उच्चारित भी कर दें या उन भजन के शब्दों को, तो वो किसी और के गाने की तुलना में बहुत सुरीला लगेगा। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सम्मान की बात है। और वो पहली ऐसी भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया। और कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार जो होता है संगीत कलानिधि, ये पाने वाली भी वो पहली महिला ही हैं, वही हैं जी। और प्रसिद्ध कांचीपुरम साड़ी में ना एक शेड आता है, उसका नाम है MS ब्लू। क्या बात ये है? नाम MS सुब्बलक्ष्मी के नाम पर रखा गया क्योंकि वो उस खास तरह के नीले रंग की साड़ी अक्सर अपने कार्यक्रमों में पहना करती थी। ये होता है आप जब कोई साधना करते हैं और ऐसे मकाम पर पहुंचते हैं और इस तरह से एक ब्रांड बन जाता है। यूं तो उन्हें कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों की बात करें तो 1954 में पद्म भूषण, 1956 में संगीत नाट्य अकादमी सम्मान और 1974 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, 1975 में पद्म विभूषण और सबसे बड़ा हमारे देश का जो सम्मान है नागरिक सम्मान 1998 में भारत रत्न आपको दिया गया। बिल्कुल। और 11 दिसंबर 2004 वो दिन है जब 88 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी आवाज हम जब भी सुनते हैं तो हमें सुरों के सागर में वो गोते लगवा के ले आती हैं। बिल्कुल। तो अब हम उनकी आवाज सुन लेते हैं। गोते हम लगा लेंगे। तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मोर तो गिरिधर गोपाल दूसरो
तो बैग वैग पैक हुआ? जी बिल्कुल हो गया है। बस वो 2-3 जो कपड़े हम रख लेते ठंडी वाले, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड पड़ती है डलहौजी में, हमने ऐसा देखा है। लेकिन इस मौसम में तुम घूमने क्यों जा रही हो वहाँ, जब इतनी ठंड रहती है? अच्छा लगता है ना क्रिसमस में, ऐसे क्रिसमस ट्री के ऊपर जैसे सफेद सफेद होता है वैसा कुछ हमारे ऊपर बर्फ गिरेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, तुम ऐसे दोनों हाथ दूर दूर करके खड़ी हो जाओगी फैला के, तो अच्छा फिर लगता हमसे भी है। कहोगे कि साइड में खड़ी हो जाइए बुआ जी, लेकिन हमसे ना कहना तुम। अच्छा ये बताओ, ये जो तुमने ये कपड़े के थैले में ये छोटा सा थैला अलग से रखा है, इसमें क्या है, टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है? वो इसमें असल में आपने ही बताया था ना कि प्लास्टिक के बोतल में अंदर सब चीजें रख रख के उसके ब्रिक्स बनाने हैं। हाँ हाँ, तो इसलिए हम इकट्ठा कर रहे हैं। प्लास्टिक की बोतल हमने अभी धोकर सुखाने के लिए रखी है, तो फिर हम उसमें सब चीजें रखेंगे। क्या बात है, फिर देखिएगा आप क्या हम बनाते हैं उससे। हाँ, अब भाई तुम भरोसे के लायक हो गई जी। ऐसी छोटी छोटी बातें जब आदमी गांठ बांध लेता है ना बड़े लोगों की कही हुई, तो बस भरोसा बढ़ता जाता है। उस दिन हमने जो आपका लड्डू खा लिया था वो वाला भरोसा टूटा था, वो ऐसे वापस आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। लड्डू की तरह टूटा नहीं है, भरोसा बनने वाला है और बहुत मजबूत बनेगा। वैसे भी सर्दी के दिन में जो भी लड्डू बनाया जाता है, अगर घी में बना है तो वो बिल्कुल मजबूत हो जाता है, कठोर हो जाता है। जी बिल्कुल। तो मजबूती बनी रहनी चाहिए, और इस मजबूती के साथ हम चलेंगे डलहौजी, हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बसा एक हिल स्टेशन, और इसका नाम ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के नाम पर रखा गया। ये एक ऐसा पर्यटन स्थल है नेहा, जो 5 पहाड़ियों कैथलोंग, पोट्रेस, तेहरा, बकरोटा और बोलून से घिरा हुआ है। साल भर में कभी भी जाया जा सकता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान कभी 35 डिग्री से ऊपर कभी जाता ही नहीं। सोचो कितना सुहाना मौसम रहता है जी। और वहीं बारिश के मौसम में भी आप यहाँ जाकर पहाड़ों की श्रृंखलाओं में उतरते बादलों का आनंद ले सकते हैं। और ठंड की बात करें बुआ जी, तो यहाँ मौसम अन्य स्थान की अपेक्षा काफी ठंडा हो बात सकता मत करो, ठंड तो मतलब जी, लेकिन लोगों को ये मौसम लुभाता है ना, जैसे हमें लुभा रहा है, हमें अपनी ओर बुला रहा है, तो हमें लुभाता है, तो हम यहाँ जाना चाहते हैं। और वैसे यहाँ जाने का उचित समय अगर हम जानना चाहें तो मई से सितंबर और दिसंबर से मार्च भी कहा जाता है, तो यहाँ हम जा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा गर्मी नहीं होती और वातावरण अनुकूल होता है। लेकिन ठंड में अत्यधिक गर्म कपड़ों के बिना न जाएं, जो कि हम अभी रखने वाले हैं। और ये वर्ड फेमस है कि यहाँ जाना जो है ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हवाई मार्ग से जा सकते हो, रेल मार्ग से जा सकती हो, सड़क मार्ग से भी जा सकती हो। और देखो दिल्ली, अमृतसर जैसे शहर जो है यहाँ से आराम से पहुंचा जा सकता है। वहीं यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर हवाई अड्डा भी है, जो दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। और रेल से जो भाई आना चाहें तो भी दिल्ली, मुंबई, अमृतसर से सीधी ट्रेन मिल जाएगी। और सड़क मार्ग तो है ही, अपना मौज मस्ती करते चले जाओ। तो हम ये सोचते हैं कि हम कैसे जाएंगे, लेकिन ये पहले तय कर लेते हैं कि अगर हम वहाँ पहुंच गए तो कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। हाँ, उसी हिसाब से तो भाई सब कपड़े लत्ते, जूते, चप्पल सब रखने पड़ेंगे ना। जूते चप्पल वगैरह तो बिल्कुल अच्छे वाले रखने होंगे, जिसमें ठंड ना लगे। तो चप्पल रखना ही नहीं है वो। रखे ही ना जी, क्योंकि चप्पल पहनकर आप कमरों में भी नहीं रह पाएंगे, ठंड ज्यादा हो जाएगी। तो मोजा पहन लेंगे। हाँ, तो यहाँ कई तरह के मंदिर, चर्च तो हम देख सकते हैं, झीलों और झरनों का आनंद ले सकते हैं। और अगर मुख्य झरने की हम बात करें तो सतधारा झरना, सतधरा भी बोलते हैं, सतधरा झरने का नाम हम ले सकते हैं, जो कि 7 झरनों के मिलने की जगह है। इसलिए यहाँ अगर हम जाते हैं तो बड़ा ही आनंद आ सकता है। और कहा जाता है कि इसका जो पानी है उसमें कुछ औषधीय गुण भी हैं। तो इस झरने में जाकर बहुत से लोग नहाते हैं और आनंद, वो बोलते हैं आनंद तो मिलता ही है, साथ ही साथ शायद वो कहते हैं कि स्वास्थ्य भी मिलता है। झरने के पानी वैसे भी इतने शुद्ध होते हैं और उसमें औषधीय गुण तो होते ही हैं, क्योंकि सब में अलग अलग जगह की जो मिनरल्स होते हैं वो मिलते हैं। लवण है, खनिज है, वो सब पहाड़ों पर मिलते ही हैं, तो वो पानी में आ ही जाता है। बिल्कुल बुआ जी। और ये झरना जो है ना चंबा घाटी में मौजूद है, तो बर्फ से ढके ढके पहाड़ और देवदार के बड़े बड़े वृक्षों के बीच ये खूबसूरत नजारा मिलता है। वाह, सही बात है। तुमने जैसे पहले ही कहा ना हम लोगों ने कि भाई 5 पहाड़ियां जहां हो, 7 झरने मिलकर बने हों, तो सुंदर, बहुत सुंदर। चंबा जिले में ही स्थित चमेरा झील भी डलहौजी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक मानी जाती है। यहाँ भाई नेहा बोटिंग की जा सकती है, हम लोग जरूर करेंगे, है ना। और आप जानते हैं कि भारत का ये से मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो जगह है वो खास जो जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वो है खजियार। ये मुख्य शहर से करीब 24 किलोमीटर दूर है। और यहाँ आप एक साथ मतलब देखा जाए तो एक ही स्थान पर झील, चारागाह और जंगल सब देख सकते हैं। सोचो कितनी अच्छी बात है। तो एक ही जगह जाकर आप सारी चीजों का आनंद ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग होती है यहाँ, घुड़सवारी भी होती है यहाँ। और अगर नहीं मन हो तो हम जाके झील के किनारे शांति से बैठ भी सकते हैं। हाँ, जब थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे। और पंचकुला झरना जो है वो भी हमारा मन मोह सकता है।
यहाँ पर 5 धाराओं को हम एक साथ देख सकते हैं। तो और डलहौजी की सबसे ऊंची जो चोटी है, डैनकुंड चोटी, उसको सिंगिंग हिल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये तो हमें जाकर पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो नहीं पता चला। तुम जाओगी तो गाना गाओगी? हाँ, शायद इसीलिए बोलते होंगे, सब चिल्लाते होंगे नाम शायद अपना। तो इसलिए कहा जाता होगा। यहाँ सूर्योदय देखने लोग जाते हैं, सूर्यास्त देखने जाते हैं, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत नजारा होता है उसका। और शॉपिंग करने के लिए भी जगह है, मॉल रोड है, वहाँ अगर जाएं तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम शॉपिंग करके ला सकते हैं। ये अनिवार्य बुआ जी, बैग रख नहीं 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 नहीं, यादगार लेकर आना चाहिए। नहीं, फिर तुम सोचोगी उसको वो दे दें, इसको वो दे दें, और फिर सारे जो नज़ारे हैं वो तुमसे छूट जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एक रोचक गार्डन भी है जो सबका मन मोहता है। वहीं यात्रा में रोमांच भरना हो तो सच पास से होकर गुजरना कई लोगों को बहुत पसंद आता है। यहाँ सकरी पथरीली पहाड़ी सड़क से जाते हुए एक अलग ही अनुभव होता है। वहीं गर्म सड़क एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, और किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो जाहिर है कि वहाँ गर्माहट रहती है। ये जगह बाकी जगहों की तुलना में अपेक्षाकृत गर्म होती है। तो यहाँ तो हमें जाना ही है। बाद में जब हमें बहुत ठंड लगेगी तो हम यहाँ जाकर घूम आएंगे। और 10वीं शताब्दी में बना लक्ष्मी नारायण मंदिर भी यहाँ पर है, जो कि एकदम अलग ही तरह का है बाकी मंदिरों की अपेक्षा। और सेंट फ्रांसिस चर्च में ब्रिटिश कला की हमको झलक मिल सकती है। तो ये सिर्फ झील, झरने और पहाड़ ही नहीं, अभ्यारण्य भी हम यहाँ देख सकते हैं। क्या बात है। काला टोप अभ्यारण्य जो है, वहाँ ट्रैकिंग करके हम पहुंच सकते हैं। और कई जीव भी हमें वहाँ देखने मिलेंगे, जैसे काले भालू, तेंदुआ और भी बहुत सारे पशु पक्षी हमें वहाँ देखने मिलेंगे। क्या बात है। और अभ्यारण्य जो होता है जहाँ पर हमारे पशु जो हैं, बड़े बड़े जानवर, जंगली जानवर निर्भय होकर घूमते हैं, उनको जब हम उनके अपने स्वच्छंद वातावरण में देखते हैं तो उसका मजा और होता है। और चिड़ियाघर में देखने का अपना अलग मजा होता है। और बस घूमना थक गए तो हम सोच रहे हैं एक ब्रेक ले लेते हैं। चलो, उसके बाद थोड़ा गीत सुनेंगे और उसके बाद फिर वापस तैयारी कर लेते हैं तब तक, है ना? भरोसा बना लेना जी। तो एक ब्रेक के बाद लौटते हैं बस अभी। अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। आइए सुनते हैं गीत। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुपकर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुन झुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना
सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओ हो वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। कितना अच्छा मौसम है ना बुआ जी। अब घूमने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है, सब ठंड के कपड़े रख लिए, सारी चीजें रख ली हैं। ये सब तुमने तैयारी तो कर ली, लेकिन वैक्सीन वाला वो जो सर्टिफिकेट है तुम्हारा, प्रमाण पत्र, वो कहाँ है? दोनों डोज वाला रख लो ऊपर। दोनों डोज के हैं। और इंटरनेशनल वो जो बनता है हमारा पास बनता है, वो भी हमने निकाल लिया है ऑनलाइन, और हम उनसे भी साथ में लेकर जा रहे हैं। यानी कि जो भी प्रशासन नियम बनाता है उसको भी हमें मानना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि सरकार जो भी कर रही है वो कहीं ना कहीं, इतना बड़ा देश है, हमारे हित में ही कर रही है। क्योंकि हम पहले जो, जैसे अभी भरोसे की अगर हम बात करें बिटिया, तो वही होता है कि हम भरोसा ही नहीं करते हैं। हमें लगता है जरूर इसमें कुछ फायदा है। हाँ, हमें हमेशा लगता है कि जो दूसरा व्यक्ति हमें कुछ कह रहा है उसमें सामने वाले का ही कुछ फायदा है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलने वाला है जी। और सामने वाला जो भी कह रहा है वो सब झूठ बोल रहा है, ये भी हम हमेशा सोचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है बुआ जी कि हम सामने वाले पे भरोसा करते ही नहीं, पहले ही उसे शक की नजरों से देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इसने हमें ये ऐसा कुछ कहा है, इसका मतलब कुछ तो इसका फायदा इसके अंदर छुपा हुआ है। ये देखो, ये तो हो गई बात कहा है कि यहाँ तो केवल मुस्कुराने भर से लोग शक में आ जाते हैं कि अरे ये तो इसने मुस्कुरा दिया, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब जरूर है ना। तो इस तरीके की बातें भी उठती हैं। तो भाई आपको देखना होगा। और हमारी एक साथी लिखती हैं, भरोसा विश्वास जिस पर दुनिया कायम है, ज्यादा लोग लिखूंगी तो लोग कहेंगे अपने मुंह मियां मिट्ठू, पर सच तो ये है कि मैं भरोसा करती भी हूँ और जिस पर करती हूँ दिल से करती हूँ, और जो मेरे ऊपर भरोसा करते हैं उसकी मैं भरोसेमंद भी दिल से बनती हूँ। बस मेरा यही कहना है कि किसी ने आप पर भरोसा किया है तो उसके भरोसे को तोड़िए मत। भरोसा टूटने का मतलब होता है कि किसी को जीते जी मारना। मरना तो एक बार होता है, भरोसा टूटने वाला दिल जो होता है वो तिल तिल कर मरता है। भरोसेमंद बनकर तो देखिए, एक अलग आत्मिक खुशी मिलेगी। और भरोसा तोड़ कर देखिए, आपका ज़मीर आप ही को धिक्कारेगा। तो भाई बहुत अच्छे अच्छे इन्होंने हमें संदेश लिखकर भेजे हैं। हमारे साथियों की ये बड़ी खूबी है कि बहुत ही, मतलब इसको इन्होंने जो इतनी बड़ी बात लिखी है कि किस तरह से इंसान तिल तिल कर मरता है। और हमारे एक और साथी लिखते हैं कि भरोसा करें और भरोसेमंद बने, क्योंकि जब कभी आप किसी पर का भरोसा खो देते हैं तो आपकी इंसानियत खत्म हो जाती है। भरोसा ही दिलासा है और भरोसेमंद इंसान का हर इंसान आदर करता है। दरअसल भरोसा एक ईमानदार प्रयास है। अगर आपने किसी का भरोसा जीत लिया, किसी का दिल जीत लिया, तो उस इंसान की नजर में आप एक योग्य इंसान साबित हो जाएंगे और इस प्रयास को बनाए रखना ही भरोसा है। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी बातों में हम कई बार कुछ चीजों पे भरोसे पे खरे नहीं उतर पाते, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा कई बार हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति हमारे लिए ये काम कर देगा, या कोई खास काम हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए कर दे, फिर पर अगर उसकी कोई परेशानियां है, कोई मजबूरी है और वो उस काम को नहीं कर पाता है, तो हमें फिर ऐसा लगता है कि इसने हमारा भरोसा तोड़ दिया। हमने इस पे भरोसा करके इसे इतना बड़ा काम दिया था और इसने वो काम नहीं किया, तो हम उसका पक्ष बिल्कुल नहीं सुनते। हम ये सोचते ही नहीं है
कि हो सकता है उसे कोई ऐसा काम आ गया जो इससे भी ज्यादा जरूरी होगा, इस वजह से वो नहीं कर पाया। यानी कि ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ तो मजबूरी रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। वाह 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 बुआ जी। तो इस तरह की जो बात है ये सोचते नहीं है कोई भी। हाँ नहीं, देखो क्या है ना, जैसे तुमने कहा ना नेहा कि कोई मजबूरी रही होगी, तो आप इसके लिए यही हम कह सकते हैं कि एक बार में आप किसी के ऊपर इस तरह से न तो विश्वास करें या न तो विश्वास तोड़ें, हैं, क्योंकि एक बार मजबूरी होगी, 2 बार मजबूरी होगी, 3 बार मजबूरी होगी, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। तो ये मेरा कहने का मतलब है, पहली बात तो किसी पे भरोसा करें तो सिर्फ एक बार उसका अच्छा परिणाम देखकर आप भरोसा भी ना करें, और वहीं सिर्फ एक बार किसी ने कुछ गलती कर दी या आपकी जो उम्मीद थी उस पर वो खरा नहीं उतरा, तो आप बिल्कुल आप उसे नकारा ना साबित करें या उससे भरोसा करना छोड़ दें, ऐसा मत करिए। एक बार उसको और मौका देना ही चाहिए। या किसी के बारे में भी हम जब एक बार मिलते हैं और कोई निर्णय मतलब एक बना लेते हैं, अपनी राय बना लेते हैं, वो ठीक नहीं है। हाँ, जैसे कि हम किसी से मिले और अगर वो उस पर भरोसा किए, भाई 10 बजे वो पहुंच जाएगा उसने बोला, और हम उसकी बात पर भरोसा करके वहां पहुंच गए, लेकिन वो मान लीजिए उस दिन 10 बजे नहीं आ पाया। तो अब हमने बोला कि भाई ये तो जो टाइम बोलता है उस वक्त पे तो आता ही नहीं, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन एक बार में ये तो नहीं कह पाएंगे ना कि कभी नहीं आता है। तो कभी वाला जो लाइन अक्षर है वो लगाने का मौका रखिए। तो वही बात है, ऐसा अगर हम सोचें। लेकिन जैसे कि आप बताइए बुआ जी, मम्मी अगर हमें कह के जाती हैं कि भाई 2 सीटी लगाना है, उसे देखते रहो कुकर को, वो भरोसा करके जाती है। अब अगर हमारी गिनती चूक गई तो इसके लिए हमें दोबारा भरोसा करना चाहिए हम पर। अच्छा, ऐसा होता ही लेकिन तुम तो वो करती हो ना कि उन्होंने कह दिया सीटी देखती रहना, तो तुम सीटी देखती रहती हो कि 2 बज गई, और तुम्हें ये तो कहा नहीं गया था कि गैस ऑफ कर देना, तो सीटी बजती रहती है, तो तुम्हें लगता है आप ही समझ पाती हैं, हमें घर में समझा ही नहीं जा रहा है। घर में समझा ही नहीं जा रहा। ठीक है, हम बात कर लेंगे मम्मी से। वैसे तो दोस्तों हम ये बता दें कि बचपन में जब इन्हें स्कूल में, जब कक्षा 3 में थी नेहा, तो तुम्हें जब मुर्गी बना आप ये सारे राज नहीं खोल दीजिए। नहीं खोले? अच्छा जाने दो, अच्छा नहीं लगता ना, आप सारे राज खोल देंगे तो कैसे होगा। अच्छा जाने दो, छोड़ो। थोड़े थोड़े राज बनाए रखते हैं ताकि हम डलहौजी में आपको बड़ी अच्छी अच्छी चीजें खिलाएंगे, और हम गीत सुनेंगे, और उसके बाद भरोसे पर हमारे एक साथी ने और अच्छा लिखकर भेजा है कमेंट, वो पढ़ेंगे जी। ओहो, हाँ, झूठा कहीं का। हाँ, 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 अरे रे 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 रे। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तू जब भी तभी तेरी कसम जान जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तू जब भी तभी तेरी कसम जान जाए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। देखे अगर तू प्यार से मुझको, हंस के मैं दे दूंगी पिया जान भी तुझको। ओहो, देखे अगर तू प्यार से मुझको, हंस के मैं दे दूंगी पिया जान भी तुझको। होठों पे घड़ी घड़ी तेरा ही बदनाम आए, कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला।
जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला, जिसे है मेरी वफाओं से गिला। और उठे तुझे भी तभी तेरी कसम जाम जाए। कोई समझाए इसे अब तो जरा मान जाए। झूठा कहीं का मुझे ऐसा मिला। यही कहना बुआ पड़ेगा। जी, हाँ, झूठ भी तो इसीलिए कहा जाता है ना, क्यों भरोसा नहीं किया जाता सच बोलने पर। हाँ, हम अगर सच की बातें बता दें कि नहीं भाई ऐसा नहीं था, ऐसा हुआ, तो वो मानेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे झूठ झूठ बोलते हैं, तो सब मान जाते हैं। अरे तो सच, तुम भी तो ऐसी बात करती हो। जो हम कक्षा 3 की बात बता रहे थे दोस्तों, वो यही थी कि ये आई और पूछा गया, टेस्ट था, भैया नेहा टेस्ट हुआ बिटिया? नहीं नहीं, आज हमारी टीचर नहीं आई थी। अब लो, अब हम लोग हैरान, क्योंकि अगर टेस्ट हो कक्षा में तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अध्यापिका ना आए। अब ये भी एक महान आत्मा, इन्होंने बस पूरे दिन अपना कायम रखा वो झूठ। और शाम को जब पूछने लगी कि अच्छा मम्मी ये बताओ कि दूध कैसे लिखते हैं, दूध लिखते हैं कि दूध द लिखते हैं? तो उन्होंने बोला क्यों, तो क्या हुआ? तो बोली कि नहीं हम तो, बोली उनकी मम्मी ने बताया नेहा को कि दूध लिखा जाता है। तो बोली हम तो दूध लिख के आए हैं। क्यों, कहाँ लिख के आई? तो बोली टेस्ट में। तो लो, तुम तो कह रही थी टेस्ट नहीं हुआ। तो इनकी चोरी पकड़ी गई जब इन्होंने दूध और दूध में फ़र्क महसूस किया। लेकिन ये बात भी सही है नेहा बिटिया कि हम लोग अक्सर जो दूध बोल देते हैं, कौवा बोल देते हैं और लिखते हैं हम कौवा। तो बच्चे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज तो हो जाते हैं। देखिए, हम भी भरोसा कर लेते हैं कि जो बोला जा रहा है वही लिखना है। हाँ, तो इस तरह से हम लिखते हैं। और हमने इसलिए नहीं बताया था उस दिन, हाँ, क्योंकि हमें लगा कि हम बता के आएंगे, आप बोलेंगे क्या लिख के आए, ऐसा क्यों नहीं किया, ये 2 नंबर का तुमने लिखा कि नहीं, 3 नंबर का लिखा कि छोड़ नहीं। कैसे दिया। हाँ, लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब एग्जाम दे देते हैं उसके बाद बाहर आते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, सब पूरी स्लेट मिटा देते हैं साफ। क्योंकि वो कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो अच्छा, हम आगे घर की सुध जाके तो लो, ये सोचते हैं कि क्या खाना पीना बनाए क्या, तो इसलिए हम उसको छोड़ के आ जाते हैं। छोड़ के आ जाते हैं। तो आगे की सुध तो लो कि भरोसे पर और हमारे साथियों ने क्या लिखा है, और भरोसा करें तो किस तरह से करें। बिल्कुल, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भरोसा करने लायक या भरोसेमंद हम तभी बन सकते हैं जब हम ईमानदार हों, क्योंकि नैतिक चरित्र के विकास के लिए एक प्रमुख घटक ईमानदारी है। ईमानदारी दयालुता, अनुशासन, सच्चाई, नैतिक अखंडता जैसे अच्छे गुणों को विकसित करने में मदद करती है। झूठ बोलना, धोखा देना, विश्वास की कमी, चोरी, लालच और अन्य अनैतिक गुणों का ईमानदारी में कोई हिस्सा नहीं है। ईमानदार लोग जीवन भर भरोसेमंद और वफादार होते हैं। ईमानदारी मूल्यवान है और ये अत्यंत महत्व की आदत है। ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है, उन्होंने कहा है। और तो तुम इस बिना तरह से पढ़े लग रहा है कि कक्षी सारी चीजें कुछ तो अगेंस्ट जा रही हमारे, कुछ पर वो बचपन की बातें थी, तो हम हाँ, अब काफी ईमानदार हो चुके हैं। हो चुकी हो ना। जी। वैसे भी जो ये तो देखो भाई, बार बार हम यही कहेंगे कि भरोसा जब आप करते हैं तो भरोसा जब आपको खुद पर होता है तो जाहिर है कि आप दूसरे पर भरोसा कर पाते हैं। और जिस चीज में हम कमजोर होते हैं वो जाहिर है कि वही सब में हम ढूंढते हैं। और हमें लगता है जैसे हम अगर पढ़ने में कमजोर हैं तो हमें लगेगा कि बाकी सब, या तो लगेगा कि बहुत अच्छा पढ़ते हैं, या तो ये लगेगा कि सब हमारी तरह हैं। सब ऐसे दो ही होते हैं। स्थितियां होती हैं, है ना। और लेकिन भरोसे में खास तौर से हमें यही लगता है कि जिसको खुद पर भरोसा नहीं रहता है वो किसी और पर भरोसा नहीं कर पाता है। हाँ, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं, और खुद पर भरोसा होने की बात जो कह रही हैं प्यारी बुआ जी आप, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा ना हो तो हम तो कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। हम हर वक्त ये सोचेंगे कि ये काम, अरे ये कैसे करेंगे हम, ये चीज हम कैसे उठा सकते हैं। गाना भी सुनने के पहले भी हम ये सोचेंगे कि ये गाना हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने पूछा कौन सा गाना सुना है तो हम कैसे बताएंगे। तो हम पूरे वक्त ये सोचेंगे कि कौन सा गाना था, क्या क्या इसके बोल हैं, जी पूरा हम उसे याद करेंगे और मजा नहीं ले पाएंगे। मजा नहीं ले पाएंगे, या ये सोचेंगे कि अगर चलो हम अगर गाना गा ही देते हैं किसी के सामने तो पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं पसंद आएगा। और खासतौर से जब चाय हम बनाते हैं और लेकर जाते हैं, अक्सर तो सबके सामने यही कहते हैं चाय अच्छी नहीं बनी है लगता है, तो अक्सर मेहमान ये कहते हैं भाई ये आप मत बताइए, हम बताएंगे पीने के बाद। तो थोड़ा सा भरोसा रखिए उनके ऊपर। वाले मेहमान बोलते हैं, बाकी कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो चाय का कप रख देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आप पहले पी कर देख लीजिए, उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम भी पीते हैं। और अगर आप मुंह बनाएंगी तो आप खुद जाइए उसको ठीक करके ले आइए, तब हम पियेंगे, है ना। एक कप चाय पीना है, क्यों मुंह बिगाड़ा जाए। बिल्कुल, तो ऐसा तो होता ही है, हमारे साथ तो काफी होता है बुआ जी, आप जानती हैं, इसलिए आपने ये बात छेड़ी, हमें समझ में आ चुका है।
पर कोई बात नहीं। तो लेकिन बाकी चीजें तो तुम बहुत बढ़िया बनाती हो, तो भरोसा तो रखना ही चाहिए। लेकिन जो ये भरोसे वाली बात है कि जब भी आप कोई काम करें तो आप पूरे भरोसे के संग जब करेंगे तो 100% देंगे, है ना। और ये बात तो पूरी वर्ल्ड फेमस है कि जब आप कोई भी काम आत्मविश्वास के साथ करते हैं, पूरे दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं, तो वो बेहतर से बेहतरीन बनकर सामने आता है। तो ये अपने काम के ऊपर बात हुई। लेकिन जैसे कि अगर हमें नेहा के ऊपर भरोसा करना है तो जब हम करेंगे तभी हम किसी और पर कर पाएंगे। और जैसे हमने कहा कि 1-2 बार में आप ये बात निर्णय ना ले लीजिए कि ये आदमी भरोसे के लायक है और ये नहीं है, क्योंकि अगर आपने एक बार में निर्णय लिया कि ये लायक है तो अगली बार आप धोखा खा सकते हैं। ये भी हो सकता है। तो जांच परख कर हमें भरोसा करना चाहिए, इसका मतलब बुआ जी कि सामने वाला अगर हर बार खरा उतरता है तो ये भी सोचना चाहिए कि किसी बार ऐसा हो सकता है कि वो खरा ना भी उतरे, बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध बार की बात तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर हर बार वो भरोसे पे कायम नहीं रहता है तो फिर हमें उस पर ऐसा अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति हो सकता है कि हमारे लिए उतना अच्छा ना हो, तो हम उस पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा ना करें और खुद पर आंख बंद करके भरोसा करें और खुद को अच्छी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हम लगे रहें। तो हमने तो पूरा भरोसा किया था कि तुम एक गीत सुनवाओगी, तो सुनवा दो, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना ने किस तरह से हमें धोखा दिया है और हम लोगों ने बहुत भरोसा किया था। जी सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, ओ मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर से खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ा
कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा साधा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तो बुआ जी से हमें याद आया कि आप सभी ने हमसे बचपन में इतने सारे वादे किए थे, आप लोगों ने कुछ भी नहीं ठीक किए हैं अच्छी तरह। अच्छा, जो तुमने वादा किया था वो, हम ये पढ़ाई करेंगे, हम ये भी सीख लेंगे, हम वो भी सीख लेंगे। हमने थोड़ी थोड़ी सीखी थी, थोड़ी थोड़ी ना। तो अच्छा छोड़ो, रहने दो, तुम ये बात जी, करो, जी। छोटी छोटी बातें मत करो। देखो देश की बात करो, जी। वर्ल्ड फेमस बातें करो। हमारे देश ने एक संकल्प लिया, जी। या यूं कहें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम अपने पूरे देश में एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं जी। कि इतने लोगों को टीका लग जाएगा, और बहुत तेजी से उस पर काम भी हुआ। अब कोई भी देश जो हो, उसका अगर सर्वोच्च अधिकारी है या पद पे है, माननीय प्रधानमंत्री जी हों या कोई भी प्रशासन शासन, कोई भी अगर वादा करता है तो हमारे ऊपर भरोसा करके करता है, जनता को करना है काम, है ना। तो नेहा, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या उस भरोसे पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। कोई आकर अलग अलग नहीं कहेगा आपसे कि आप पर हमने भरोसा किया है। इतना बड़ा देश है, हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने अगर निर्णय लिया और हमारे ऊपर भरोसा किया तो हमें भी उस पर खरे उतरना चाहिए। फिलहाल 85 से शायद 88% तक टीकाकरण हो चुका है, और हम सोचते हैं कि 100% हो जाएगा। बिल्कुल। और ये भरोसा कायम रहे, और ये भरोसा किस लिए, ये तो हमारी सुरक्षा के लिए है। बिल्कुल। तो वो टीकाकरण करवा कर अगर हम दोनों टीके अपने लगवा लेते हैं, वैक्सीन करवा लेते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं किसी हद तक सुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल। और जो हम यात्रा करना चाहते हैं या हम कहीं जाना चाहते हैं, खुलकर जीना चाहते हैं, तो वो सारे जो मौके हैं वो हमें और आसानी से मिलते जाएंगे अगर सबने ही टीका लगवा लिया तो। टीका लगवा लिया तो, और लगवा लिया है तो भी एक बार बार जो लोग कह रहे हैं, फिर बात आती है हमारे तुम्हारे सुरक्षा की बात। तो जो जैसे कहा जा रहा है कि दूरी बनाकर रखें, 2 गज की दूरी जरूरी है, मास्क लगाना भी जरूरी है, वहीं बार बार हाथ धोते रहें, अपने मुंह को साफ रखें, साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें, बल्कि ये तो आदत ही बना लेना चाहिए, है ना। ये तो हमें खुद पे भरोसा ये रखना चाहिए कि हम ये सारी चीजें खुद से ही अपने आप इनका पालन करेंगे। इसके लिए हमें किसी को आकर हमें टोकना नहीं पड़ेगा कि भाई तुमने मास्क नहीं लगाया, या तुमने मास्क नाक के नीचे क्यों किया हुआ है, या तुम क्यों लगे जा रहे हो एक दूसरे के पर क्यों चढ़े जा रहे हो, हाँ, दूरी नहीं बना कर रखो। बिल्कुल। तो इन सारी चीजों के लिए कोई हमें टोके क्यों, हम खुद ही क्यों ना खुद को टोक लें और खुद ही क्यों ना वो पालन करने लग जाएं, आदतों में ढाल लें। बिल्कुल, यही तो हम कह रहे हैं। और आप कोई टोकेगा नहीं। अभी पुलिस आएगी, पुलिस वाले आएंगे और आपसे बस जो भी वो है हर्जाना फाइन ले जाएंगे। तो बस आप अपनी पॉकेट गरम रखिए। तो बल्कि इसमें उल्टा होता है, अगर वो कुछ गलतियां करते हुए हम पाए जाते हैं, और उस वक्त अगर कहा जाता है कि भाई इसका जुर्माना भरिए, जुर्माना तो इसीलिए लिया जाता है कि भाई पैसे नहीं लिए जा रहे, पर अगर आपका कुछ छोटा सा नुकसान भी होता है तो आपको हमेशा याद रहता है। जी हाँ। तो आप फिर उसके बाद मास्क को ध्यान रखें कि भाई नाक के नीचे लगाया था तो इतने पैसे देने पड़े, 200-400 हमारी जेब से नहीं जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वो ट्रैफिक नियम की बात हो, यातायात नियमों की बात हो। अक्सर हम सीट बेल्ट नहीं लगाते थे गाड़ी में, एक बार जब 200 रुपए दे दिए तब से बराबर याद रखते थे कि ये छोटी सी लापरवाही से हम पैसे गंवा रहे हैं। वो अलग बात है कि हम हो सकता है कि अपनी जान भी गंवा दें इन सब लापरवाही से, लेकिन फिर भी जान से ज्यादा पैसे प्यार हो जाते हैं। तो इसलिए यही तो बात है कि हमें अपनी जान की परवाह नहीं, और हम मास्क पूरी अच्छी तरह से नहीं लगा रहे, बिल्कुल, या हम सावधानी नहीं रख रहे हैं, या हम वैक्सीन नहीं लगा रहे, जो भी हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन हमसे अगर वो पैसे ले लिए जाते हैं, जुर्माना ले लिया जाता है, तो हमें बड़ा दुख होता है, फिर हम ये सारी चीजें करने लगते हैं। बिल्कुल। वैसे भी नेहा कहते हैं ना कि बिना दंड के अनुशासन नहीं होता है, चाहे वो शारीरिक दंड हो या आर्थिक दंड हो। दंड अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है, और अनुशासन कहीं ना कहीं, अनुशासन के महत्व की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे हित में होता है। और एक बार अगर शुरू जब समय होता है तब तो बड़ी मतलब तकलीफ होती है, जैसे स्कूल जाना हो या कहीं पर भी लाइन में लगना हो, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें बहुत, अगर हम देर से देखें, बाद में देखें, तो सबसे ज़्यादा आरामदायक स्थिति में हमें ले आती हैं और बहुत सुकून देती हैं ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं या और भी जो भी हमारे बड़े हैं, उन्हें देखकर भी हम सीखते हैं कई बार। तो अगर जो बच्चे हैं वो मास्क नहीं लगा रहे, क्यों? क्योंकि हम नहीं लगा रहे। हमें वो नहीं देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई नाक के नीचे लगाते हैं हमारे घर के लोग, तो हम भी ऐसे ही करेंगे।
सैनिटाइज नहीं करते तो हम भी नहीं करेंगे, सब घूमने चले गए सब, चलो तो हम भी चलते हैं। तो वो हमें देखकर सीख रहे हैं। सीख क्या रहे हैं बच्चे, तो ऐसे कॉपी करते हैं ना कि जिस ढंग से आप कान में फोन लगाकर बात करते हैं, बच्चे भी उसी तरह से अपनी गर्दन टेढ़ी करते हैं। या हमारी तो एक पड़ोस में है, उनकी जब बेटी का फोन आता है तो वो फट से दरवाजा ऐसे चिपका लेती हैं और चली जाती हैं बात करने के लिए। तो उनका जो पोता है छोटा सा, वो भी यूं ही एक छोटा सा उसका जो नकली वाला मोबाइल है खिलौने वाला, वो कान में लगाता है, तो जैसे ही वो उसको कान में लगाएगा दूसरे कमरे में जाएगा और दरवाजा ऐसे चिपका देगा। भले ही बात नहीं कर रहा हो, लेकिन वो पूरी जो कहता है अभिनय जैसा, वो पूरा का पूरा वैसे ही दोहराता है। तो ये सारी चीजें इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको देखकर ही बच्चे सीखते हैं, इसलिए बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बल्कि जो आप करेंगे हम करेंगे बच्चे वही करेंगे। जी, तो अच्छी तरह से हम ये सारी चीजों का पालन करें, एक दूसरे पर भरोसा करने के ज्यादा मौके बनाएं और खुद को भी भरोसेमंद बनाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है। घूमने भी जाएं, है ना बुआ जी? हाँ, घूमने तो चलेंगे। तो घूमने जाने का समय हो रहा है, हो गया है, तो घड़ी तो तुम देखो ना। जी, तो हमें यहाँ से भागना होगा और हम घूमने जा सकते हैं क्योंकि हमारी तैयारी हो गई है, हमारी वैक्सीनेशन भी हो गया है। चलो, तो आप सब भी जल्द से जल्द तैयार हो जाएं। नेहा शर्मा और प्यारी बुआ का नमस्कार स्वीकार करें। सखी सहेली